हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम को देखने वाले हैं, जिसे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर कवर किए हैं उसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम के लिए देखा है। तो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में फर्स्ट लॉ सेम ही होता है, बट उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई पाइप है और इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये इसके अंदर का कोई फ्लूइड है। अब इस पाइप को मैं अगर दोनों तरफ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से भी इस पाइप को मैंने क्लोज किया है, इस एंड को भी पाइप को मैंने क्लोज किया है, तो ये पाइप का जो सरफेस बनेगा इसे हम बोलते हैं हमारा सिस्टम है। ये अंदर का जो होगा वो हमारा सिस्टम होगा, इसके बाहर का जो होगा वो हमारा सराउंडिंग होगा, और ये जो बाउंड्री बनेगा इसको हम थर्मोडायनेमिक बाउंड्री कहते हैं। अब क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम इसके अगर मैं दोनों एंड को क्लोज कर देता हूं तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ना तो इसके अंदर मास जाएगा, ना तो इसके अंदर से फ्लूइड बाहर आ सकता है, ना फ्लूइड इस पाइप के अंदर जा सकता है। मतलब केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और अगर मैं इस एंड को निकाल देता हूं तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ मेरा मास भी फ्लो हो रहा है और एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो आज हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हो ओपन सिस्टम के लिए होगा, जिसमें मास भी फ्लो होगा और एनर्जी भी सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच फ्लो होगी। तो इसे हम जनरली बोलते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये पढ़ने से पहले हम इसके कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, क्योंकि वो अजम्पशन इस जो फॉर्मूला डिराइव होगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का उसमें एप्लीकेबल होंगे। तो उसमें फर्स्ट अजम्पशंस है कि मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने m1 मास एंटर किया है इस सेक्शन 1 से, और यहाँ से m2 मास को मैंने निकाल लिया है सिस्टम से। बट मेरा अजम्पशन ये है मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, मीन्स मैं ये कह रहा हूँ जितना मास मैं इंटर कर रहा हूँ उतना ही मास मैं इस सिस्टम से आउट भी कर रहा हूँ, उतना ही मास मैं सिस्टम से आउट कर रहा हूँ। मतलब m1 और m2 की वैल्यू बराबर होगी, कोई भी मास इस सिस्टम में स्टोर नहीं होगा। सेकेंड जो अजम्पशन है, केवल हीट एंड वर्क बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। केवल हीट एंड वर्क आर क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ। ये जो ओपन सिस्टम होगा, इस ओपन सिस्टम में केवल हीट इंटर कर सकता है या एग्जिट कर सकता है, या फिर शाफ्ट वर्क इंटर हो सकता है या आउट हो सकता है। इस केवल हीट और वर्क को ही हम कंसीडर करेंगे अक्रॉस दी बाउंड्रीज। थर्ड जो होगा वो होगा हमारा, हम इसमें केवल पोटेंशियल काइनेटिक एंड फ्लो एनर्जी को कंसीडर करेंगे। हम जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे उसमें हम पोटेंशियल काइनेटिक और फ्लो एनर्जी को ही कंसीडर करेंगे, अदर एनर्जीज को हम निग्लेक्ट कर देंगे। और फोर्थ हमारा अजम्पशन होगा इसमें, स्टेट ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स अगर इस सेक्शन 1 पे मेरा फ्लूइड जो भी मेरा मास एंटर हो रहा है, अगर वो लिक्विड फेज में है, लिक्विड स्टेट में है, तो वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा थ्रू आउट दी प्रोसेस। और यहाँ पे अगर गैस में है तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस गैस में ही रहेगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये कुछ 4 अजम्पशंस है, इससे मानकर हम स्टेडी फ्लो ऑफ एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं।
हम यहाँ पे सेक्शन कंसिडर करते हैं 1-1। ये मेरा डाटम है, यहाँ से इसका एलिवेशन होगा वो होगा Z1, मास फ्लो रेट है यहाँ से m1, प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम V1, वेलोसिटी C1 इस सेक्शन पे। अब ये मेरा सिस्टम है, इसके अंदर केवल मैंने अजम्पशन में लिखा है कि केवल हीट इंटर हो सकता है या हीट एग्जिट हो सकता है, और वर्क यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ से जो एग्जिट होगा उसका मास होगा m2, प्रेशर होगा P2, वॉल्यूम होगा V2 और वेलोसिटी होगी C2। अब ऐसा केस किस में आता है, इसके एप्लीकेशन भी हम देखने वाले हैं, जैसे टरबाइन हो, कंप्रेसर हो, बॉयलर हो, इस सब कुछ में हम जितने भी देखेंगे वो सब ओपन सिस्टम में आते हैं और उसमें थर्मोडायनेमिक्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। तो जो इसके एप्लीकेशन होंगे वो इस इक्वेशन के बाद हम देखते हैं। तो अब इस केस में और मैंने आपको बता दिया है कि इसके नोटेशन हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब जो इनलेट का एनर्जी होगा वो आउटलेट के एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एनर्जी एंटरिंग इनटू सिस्टम, मैं यहाँ पे इन लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी एंटरिंग इन सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी rejected or out of system plus stored energy in system, एनर्जी स्टोर इन सिस्टम। कहने का मतलब है, अगर ये मेरे पास कोई एक सिस्टम है, अगर मैं इसको कोई एनर्जी E और इसको इनलेट है तो मैं आयन लिखता हूँ, सप्लाइड करता हूँ इस एनर्जी E को, तो ये एनर्जी बराबर होगी इस आउटलेट एनर्जी के बराबर और प्लस इसके में कुछ एनर्जी स्टोर होगी इसके बराबर। तो यहाँ पे जो सप्लाइड एनर्जी होगी वो बराबर होगी जो इस सिस्टम से रिजेक्टेड होगी प्लस इस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होगी उसके बराबर होगी ये जो एनर्जी होगी वो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब टोटल एनर्जी इन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आउट प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। तो टोटल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बट हम यहाँ बोल रहे हैं कि अजम्पशन में हम केवल पोटेंशियल, काइनेटिक एंड फ्लो एनर्जी को कंसिडर करेंगे, अदर जो फॉर्म्स होंगे एनर्जी को हम नहीं लेंगे। और दूसरे एनर्जी के फॉर्म होंगे हमारे पास, एक तो हीट होगा या तो वर्क होगा, ये इतने ही एनर्जी के फॉर्म हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो टोटल एनर्जी मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, जो टोटल एनर्जी होता है वो मिलके बना हुआ होता है माइक्रो प्लस मैक्रो, मैक्रो एनर्जी से। एक माइक्रो एनर्जी होगी, एक मैक्रो एनर्जी होगी। माइक्रो एनर्जी में हमने देखा कि माइक्रो एनर्जी जो होती है उसे हम स्टोर्ड एनर्जी बोल सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर की एनर्जी होती है, तो इसे हम बोलते थे इंटरनल एनर्जी, इसे हम बोलते थे इंटरनल एनर्जी। और मैक्रो में होता था हमारा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, जो कि लार्ज फॉर्म पे होता है, ये मैंने आपको उस लेक्चर में डिटेल में बताया था। तो ये जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू जिसे हम लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी, इसे हम बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि वो स्टोर हो जाती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी में इस इंटरनल एनर्जी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करूँगा और स्टोर एनर्जी के फॉर्म को मैं इंटरनल एनर्जी लिख लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी एट इनलेट है मेरे पास, एक तो पोटेंशियल एनर्जी है
सेकेंड काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल इंटू काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे 1 है, सेक्शन एट 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। प्लस और सिस्टम में क्या एंटर हो रहा है, इनलेट का देखते हैं। इनलेट में ये हो रहा है, ये मैंने लिख लिया है पोटेंशियल और काइनेटिक। अब दूसरी हीट इंटर हो रही है सिस्टम से, तो इंटर हो रही है, हीट सप्लाइड हो रही है, तो हीट सप्लाइड को हम लेते हैं पॉजिटिव और हीट रिजेक्टेड को लेते हैं निगेटिव। इज इक्वल टू, अब सिस्टम से बाहर क्या क्या जा रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी जाएगी, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी जाएगी एट सेक्शन 2, प्लस वर्क जाएगा dw ds, सॉरी dw dt, क्योंकि जूल पर सेकेंड में ले रहे हैं हम, जूल पर सेकेंड में ले रहे हैं, dw बाय dt मतलब वर्क डन इन जूल पर सेकेंड। अब स्टोर्ड एनर्जी होगी, तो स्टोर्ड एनर्जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू, स्टोर्ड एनर्जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u2 माइनस u1, u2 माइनस u1। इतना एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर हो रहा है और बाकी का एनर्जी जो है वो एनर्जी के सब फॉर्म यहाँ पे आ गए हैं। तो अब पोटेंशियल काइनेटिक हीट सप्लाइड हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m, यहाँ पे 1 है तो मैं सफिक्स 1 यूज कर रहा हूँ, m g, और हमारा कितना एलिवेशन है यहाँ पे z1, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये हम जानते हैं 1/2 m v स्क्वेयर, v मतलब वेलोसिटी, m v स्क्वेयर होता है, बट हमें यहाँ वॉल्यूम भी यूज करना है, इसलिए मैंने वेलोसिटी को c1 लिखा है, तो यहाँ पे आएगा c1 स्क्वेयर, प्लस ये हीट सप्लाइड है dq/dt, सप्लाइड है इसलिए पॉजिटिव, ये भी साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको बताया हुआ है, dq/dt। यहाँ पे सेकेंड पे भी सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी m g z सफिक्स 2 होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारे पास 1/2 m c2 स्क्वायर प्लस dw/dt। अब ये जो u2 माइनस u1 है, यहाँ से मैं u1 उठा के इस साइड में लेके आता हूँ, इस u1 को मैं उठा के इस साइड में लाता हूँ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव u1, इस u1 को मैं इस साइड में लेके आया हूँ, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिखा है, और ये जो u2 है वो इसी साइड में रखा है, तो इसे मैं u2 लिखता हूँ। ओके, कुछ चेंजेस नहीं किया है, खाली ये u1 है तो उस साइड में इसको लेके आया हूँ। अब ये जो u होगा, यहाँ पे जो u लिखा है वो एनर्जी का फॉर्म है, तो इसका यूनिट होगा जूल, इसका यूनिट होगा जूल। अगर मैं इसको स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी लिखना चाहता हूँ, जिसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो उसका यूनिट होता है जूल पर केजी, उसका यूनिट होता है जूल पर केजी। तो इस कैपिटल यू को मैं बराबर लिख देता हूँ m इंटू म्यू। अब ये स्मॉल का जो यूनिट है वो है जूल पर केजी, और मेरे पास एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो अगर मैं यहाँ से केजी इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये केजी केजी कट हो जाएगा, जूल आ जाएगा। तो इस कैपिटल यू को मैं m डॉट और u लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस u को लिख देता हूँ m1, और इसे मैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी म्यू लिखता हूँ, प्लस ये आगे का सेम आ जाएगा m1 g z1 प्लस 1/2 m1 c1 स्क्वायर, ये सब आगे का सेम रहेगा। अगर मैं इस u1 को m1 इंटू यू लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं सीधा m1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा मेरा स्मॉल म्यू प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी m1 मैंने बाहर लिया है, तो अंदर बचेगा c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी में अंदर बचेगा m1 बाहर लिया है, तो अंदर बचेगा gz1 प्लस हीट का रहेगा dq/dt इज इक्वल टू, यहाँ से भी मैं मास को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये स्पेसिफिक
इसको भी स्पेसिफिक बनाऊंगा मैं, तो ये स्मॉल म्यू आ जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगी, प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा G इंटू Z2, और आगे होगा वर्क डन dW बाय dt, आगे होगा वर्क डन dW बाय dt। अब जो टोटल वर्क यहाँ पे मैंने dW बाय dt लिखा है वो हमारा टोटल वर्क है, वो क्या है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वर्क हमारे पास जो यहाँ पे मिलेगा वो हमें वर्क्स है वो 2 फॉर्म्स में है यहाँ पे। एक तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि शाफ्ट है, इस शाफ्ट का वर्क है वो है dWs बाय dt, मतलब शाफ्ट वर्क है। और दूसरा इस M1 P1 P1 इसको फ्लो होने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इस सिस्टम में अंदर लेने के लिए इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसको फ्लो करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ भी इसको फ्लो करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो उस वर्क को हम यहाँ से वर्क को सप्लाई कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मतलब वर्क अंदर कर रहे हैं, सिस्टम को दे रहे हैं, तो यहाँ से हम वर्क को लेंगे नेगेटिव, और यहाँ से ये जो फ्लो हो रहा है वो आउट ऑफ सिस्टम हो रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग हो रहा है, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। फ्लो वर्क ही रहेगा, ये भी एक फ्लो वर्क है, वो भी एक फ्लो वर्क है, क्योंकि ये फ्लो करने में यूज हो रहा है। और प्लस और माइनस का अगर वर्क हम सप्लाइड कर रहे हैं तो उसे हम निगेटिव लेते हैं, और वर्क हम किस सिस्टम से पा रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। इसके साइन कन्वेंशन ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो यहाँ से वर्क डन हमारे पास 2 फॉर्म्स में है। फर्स्ट शाफ्ट वर्क है, शाफ्ट वर्क डन है, और दूसरा जो है हमारा फ्लो वर्क है, दूसरा जो है हमारा वो फ्लो वर्क है। ओके, अब शाफ्ट वर्क होगा हमारा dWs बाय dt, वर्क डन पर यूनिट सेकेंड, प्लस जो फ्लो वर्क होगा वो इस प्रेशर और वॉल्यूम इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा कि P इंटू V इसका वर्क होगा। और मैं अगर फर्स्ट सेक्शन पे बात करता हूं तो वर्क हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, वर्क की हमें ज़रूरत है इसको फ्लो करने के लिए, तो यहाँ से मैं वर्क डन निगेटिव ले लेता हूँ, और मेरा वर्क डन होगा P1 इंटू V1 एट सेक्शन 1 है, तो फ्लो वर्क होता है P इंटू V। अब इसमें अगर मैं कुछ m kg का मास फ्लो करना चाहता हूँ, ये तो पर यूनिट kg के लिए है, अगर मैं m यूनिट का मास m kg का मास यहाँ पे फ्लो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मास लिख देता हूँ, प्लस सेम एट सेक्शन 2 पे भी होगा ये P2 P2, और m2 मास मैं यहाँ से फ्लो करवा दूंगा। तो ये मेरे पास dW बाय dt हो गया शाफ्ट वर्क एंड फ्लो वर्क, फ्लो वर्क एट सेक्शन 1, फ्लो वर्क एट सेक्शन 2। अब यहाँ मैं इस वर्क डन को इसमें ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा m1, ये है u1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ1 प्लस dQ बाय dt, प्लस यहाँ पे आ जाएगा m2 μ2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस dW की जगह आएगा यहाँ पे dWs बाय dt। इस dW बाय dt की जगह अब मैं इस फॉर्मूले को रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा P1 V1 एंड मास फ्लो रेट m1 प्लस P2 V2 एंड मास फ्लो रेट m2। ओके, अब इसमें जो P1 V1 m1 है उसे मैं इस साइड में लेके आता हूँ और m1 को कॉमन निकालता हूँ, ये इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, और m1 जब मैं कॉमन निकालूंगा तो उसके अंदर केवल P1 V1 बचेगा। अब यहाँ पे m.1 है, ये मेरा पहले μ1 है। अब ये जो P1 V1 है m1, इस टर्म को, इस पूरे टर्म को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये जो टर्म है इस टर्म को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो इसमें मैंने m1 यहाँ पे लिख दिया है, और जो बचा हुआ है P1 V1
वो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ब्रैकेट के, P1 P1। तो ये हो गया M1 P1 P1, M1 P1 P1 माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ लिख दी है। अब यहाँ पे लिखेंगे C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ1, आगे का सेम dQ बाय dt। अब इस साइड में भी P2 V2 M2 है, तो M2 मैं यहाँ से इधर कॉमन लिख लेता हूँ। तो अंदर है मेरे पास μ2, इसको मैं लिख लेता हूँ P2 V2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ2 प्लस हमारे पास यहाँ वर्क बचेगा dWs बाय dt, dWs बाय dt। अब आप यहाँ पे मैंने सिंपली इस टर्म को अरेंज किया है, इसको इस साइड लेके आया था और इसको यहाँ पे ही रखा है, तो ये मुझे कुछ इस तरह के टर्म्स मिले हैं। अब आप एक चीज जानते हैं, यहाँ पे आप एक टर्म देखोगे म्यू प्लस P1 P1, ये क्या होता है ये हमने देखा भी है। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी, और ये हमने देखा भी है। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, सेम यहाँ पे भी देख रहा हूँ इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्या मैं इस टर्म की जगह H1 रख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M1 और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ1 प्लस dQ बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे मास फ्लो रेट होगा M2 H2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ2, और यहाँ पे होगा शाफ्ट वर्क dWs बाय dt, dWs बाय dt। तो ये फाइनली हमें मिल गया है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये जो फाइनली हमें मिल गया है इसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। M1 H1 प्लस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस GZ1 प्लस dQ बाय dt, M2 इज इक्वल टू M2 इनसाइड ब्रैकेट S2 प्लस C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 GZ2 प्लस dW बाय dt। इसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बट यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्ट है, ऑन टाइम बेसिस, ऑन टाइम बेसिस है। मतलब अगर ये इक्वेशन आपको यूज करना है तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट होने चाहिए जूल पर सेकेंड में। इसके यूनिट होंगे वो होंगे जूल पर सेकेंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम है, तो जूल पर सेकेंड है। हीट डिवाइडेड बाय टाइम है, मतलब जूल पर सेकेंड में। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल हो उसमें वैल्यू जूल पर सेकेंड में दी हुई है तो आप इस इक्वेशन को बेशक यूज कर सकते हो। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार वैल्यू जो है जूल पर सेकेंड में दी होती है और आप जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो मास बेसिस का लगाते हो, तो आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर वैल्यू हमारे पास जूल पर सेकेंड में है तो हम इसे यहाँ पे यूज करेंगे। हीट भी होगा, उसका भी वैल्यू जूल पर सेकेंड में ही होगा यहाँ। अब हम देखते हैं कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन मास बेसिस क्या होगा। ऑन टाइम बेसिस तो हमने यहाँ पे देख लिया है, ऑन मास बेसिस क्या होगा। तो हमने एक अजम्पशन लिया था, मास फ्लो रेट थ्रू द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मेरा मास फ्लो रेट है और उसका वैल्यू होता है मास पर यूनिट टाइम, मतलब dm बाय dt। क्योंकि केजी पर सेकेंड में देख रहे थे हम, यहाँ पे सब हमने केजी पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड में लिखा है। तो मास फ्लो रेट हमारा यहाँ पे जो होगा वो केजी पर सेकेंड में होगा। तो यहाँ से अगर मैं dm का वैल्यू निकालता हूँ, मास फ्लो रेट का वैल्यू निकालता हूँ, तो वो हो जाता है m डॉट dt, m डॉट dt।
अब ये m1 और m2 एक दूसरे के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे मैं केवल m लिख सकता हूँ। m डॉट यहाँ पे आएगा h1 प्लस c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस gz1 प्लस dq बाय dt इज इक्वल टू ये मास फ्लो रेट, क्योंकि सेम है तो मैं यहाँ पे केवल m डॉट लिख रहा हूँ। h2 प्लस c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस gz2 प्लस dw बाय ds dw बाय dt। ओके, अब इस m डॉट को मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मैं m डॉट को थ्रू आउट इक्वेशन डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ बचेगा h1 प्लस c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस gz1 प्लस dq। अब इसमें m का टर्म्स नहीं है तो m मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ और ये मेरे पास बचा हुआ dt है। ओके, सेम राइट साइड में भी इस m को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो m यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो h2 प्लस c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस gz2 प्लस dw s बाय dt। अब इसमें m का टर्म्स नहीं है, अगर मैं इसको m से डिवाइड कर देता हूँ तो m यहाँ से इस टर्म में से कैंसिल हो जाता था, बट यहाँ से m डॉट से मैं डिवाइड करता हूँ तो वो कैंसिल नहीं होगा, इसके साथ में आएगा क्योंकि इसमें m का कोई टर्म्स नहीं था। अब आप देख रहे हो m डॉट dt का वैल्यू क्या है, dm है। m डॉट dt का वैल्यू क्या है, हमारे पास dm है, तो उसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा h1 c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस gz1 प्लस dq बाय dm dm क्यों, m डॉट dt को हम dm लिख सकते हैं, और ये आगे होगा h2 प्लस c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस gz2 प्लस dws बाय dm, और यही होगा हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन मास बेसिस। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन मास बेसिस। अब आप इसमें देखोगे हीट का यूनिट क्या होगा, हीट जूल, मास केजी, वर्क जूल, मास केजी। तो यहाँ से हमें यूनिट क्या मिलेंगे, इस पे अगर यहाँ पे इंथैल्पी की बात करेंगे तो उसका भी यूनिट होगा जूल पर केजी। ओके, तो एनर्जी हमें जब जूल पर केजी में दी होगी तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, जब हमें जूल पर सेकेंड में दी होगी तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। तो ये है हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन मास बेसिस, क्योंकि यहाँ पे नीचे मास आ रहा है, और यह है हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन टाइम बेसिस, क्योंकि यहाँ पे नीचे सेकेंड के वैल्यू आ रहा है। जूल पर सेकेंड में एनर्जी है, यहाँ जूल पर केजी में एनर्जी है।